फ़याज़ बिखरे हुए शेर की तरह दफ्तर में टहल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद गैज़ व गज़ब के आसार नुमाया थे। उसे इमरान पर बेतरह गुस्सा आ रहा था जो उसकी अदम मौजूदगी में कार्लस को लेकर निकल गया था। और फिर इमरान को उसने तलाश करने की बेहद कोशिश की, लेकिन इमरान ना ही फ्लैट पर मौजूद था और ना किसी और जगह। फाइल भी बावजूद बेपनाह तलाशी लेने के इस तहखाने से बरामद ना हुई थी। वहां से निकलकर वो तो इमरान के फ्लैट की तरफ भाग पड़ा था, जबकि उसने आरफ को कह दिया था कि वो बाकायदा दस्ता लेकर होटल पर रेड करे और इस तहखाने की एक एक ईंट उखाड़ कर इस फाइल को तलाश करे। इमरान को उसने फ्लैट पर देखने के बाद एक दो और जगहों पर देखा और जब इमरान ना मिला तो वो जलता भुनता वापस अपने दफ्तर आ गया। आरफ की तरफ से भी अभी तक कोई इत्तला ना आई मिली थी और जैसे जैसे फाइल मिलने के इम्कानात ख़त्म होते जा रहे थे वैसे वैसे फ़याज़ को इमरान पर आने वाला गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि एक बार उसे इमरान नज़र आ जाए, फिर वो उसका वो हशर करेगा कि उसकी रूह भी सदियों चीखती रहेगी। यहाँ पहुंचकर भी वो 2 बार इमरान के फ्लैट फ़ोन कर चुका था, लेकिन हर बार सुलेमान ने यही जवाब दिया था कि साहब नहीं आए। वो इसी पेचोताप की हालत में दफ्तर में टहल रहा था कि अचानक मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, फ़याज़ स्पीकिंग। फ़याज़ को गुस्से और बौखलाहट में अपना ओहदा बताना भी याद न रहा, वरना वो हर सूरत में अपना ओहदा साथ ही बताता था। सर, आरफ बोल रहा हूँ। तय खाने में फ़ाइल मौजूद नहीं है, मगर मैंने एक और क्लू तलाश कर लिया है। यहाँ एक मुलाजम है फ़िलिप, उसने बताया है कि उसने एक अजनबी को एक और रास्ते से तहखाने में पहुंचाया था। उसने इस अजनबी का जो हुलिया बताया है वो बिल्कुल रिचर्ड का हुलिया था। इस पर मैं चुप पड़ा और मैंने मज़ीद तफ्तीश की तो मुझे मालूम हो गया कि रिचर्ड के साथ 2 और आदमी थे और वो एक सब्ज़ रंग की कार में आए थे। ये कार उन्होंने फलों के जूस बेचने वाले की दुकान के सामने रोकी थी। इस दुकानदार के लड़के को कार का नंबर और मॉडल याद था, क्योंकि ये लड़का दिन के वक्त कारों के एक शोरूम में मुलाजमत करता है। इस लड़के ने यह भी बताया है कि ये कार उसने प्रिंस कार डीलर के शोरूम में बराए फ़रोख्त खड़ी देखी थी। चनाचे मैंने प्रिंस कार डीलर से मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये कार उसने एक गैर मुल्की के हाथों फ़रोख्त की थी जिसका नाम जोसेफ है। उसका पता किंग्स कॉलोनी कोठी नंबर 12 डीलर के पास दर्ज है। रिचर्ड की तलाश के दौरान मैंने गुलबहार कॉलोनी की कोठी नंबर 25 और ज़ीरो कॉलोनी की कोठी नंबर 108, जहां से हम निकले थे, भी आदमी भेजे थे। वहां से इतला मिली कि दोनों कोठियां खाली पड़ी हैं। मैं कार डीलर से सीधा किंग्स कॉलोनी पहुंचा, लेकिन बास वो कोठी भी खाली है, वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है। आरफ ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। इस रिपोर्ट से साबित होता था कि इंस्पेक्टर आरफ काम के मामले में खासा तेज़ वाक़या हुआ है, क्योंकि इतने कम वक्त में उसने खासी मालूमात हासिल कर ली थी, लेकिन इस मेहनत का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तुम कोठी के अंदर गए थे? हो सकता है वहाँ से रिचर्ड के बारे में कोई क्लू मिल सके। वैसे असल मसला तो कॉर्लस को तलाश करना है, फाइल तो उसके पास ही होगी। फ़याज़ ने उलझे हुए लहजे में कहा। सर, मेरा ख्याल है कि फ़ाइल रिचर्ड ले उड़ा है, क्योंकि कॉर्लस को तो इमरान और उसके साथी इस सिटिंग रूम से लेकर ले गए थे और आपके कहने के मुताबिक इस वक्त फ़ाइल कॉर्लस के पास ना थी। और वैसे भी फ़ाइल छुपाने के लिए सही जगह दफ्तर वाला कमरा ही हो सकता है, और ये बात तय है कि कॉर्लस इस तहखाने से पहले बाहर नहीं गया। आरफ ने कहा। ओ हाँ, तुम्हारी बात दिल को लगती है। इसका मतलब है फ़ाइल इमरान को भी नहीं मिल सकेगी। फिर तो हमें हर कीमत पर इस रिचर्ड को तलाश करना है। ठीक है, तुम वहीं किंग्स कॉलोनी रुको, मैं खुद आ रहा हूँ, फ़याज़ ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख कर वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी जीप खासी तेज़ रफ्तारी से किंग्स कॉलोनी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। किंग्स कॉलोनी एक छोटी सी कॉलोनी थी, इसलिए किंग्स कॉलोनी में दाखिल होने के बाद उसने जल्द ही कोठी नंबर 12 तलाश कर ली। फिर जैसे ही जीप उसने कोठी के गेट पर रोकी, एक तरफ से इंस्पेक्टर आरफ भी आ गया। आओ आरफ, अंदर चल कर देखें, शायद कोई क्लू मिल जाए इस नामराद रिचर्ड का, फ़याज़ ने जीप से उतरते हुए कहा और आरफ ने सर हिला दिया। कोठी के छोटे फाटक पर चूंकि ताला पड़ा हुआ था, इसलिए इंस्पेक्टर आरफ बड़े फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गया। फिर उसने बड़ा फाटक खोल दिया और फ़याज़ पैदल ही अंदर दाखिल हो गया। जीप वहीं बाहर ही खड़ी रही। छोटी सी कोठी थी, इसमें फर्नीचर मौजूद था, लेकिन कोई आदमी ना था और हर चीज़ पर गर्द भी मौजूद थी। इसका मतलब था कि यहाँ काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर आरफ ने एक वार्डरोब अलमारी खोली तो वह बेख्तार चूंक पड़ा। गो अलमारी खाली थी, लेकिन उसके निचले खाने के अंदरूनी तरफ दराज में कागज़ का कोना बाहर झांक रहा था। इस कागज़ का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी लिबास की जेब से निकलकर कोने की दर्ज में फंस गया हो।
इंस्पेक्टर आरफ ने जल्दी से कागज़ बाहर खींचा तो उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार नमूदार हो गए। उस पर रिचर्ड की तरफ से किसी काउंट के नाम रुक कर लिखा हुआ था। वो इस कोठी को छोड़कर अब गुलिस्तान कॉलोनी की कोठी नंबर 3 में जाकर रहे। बहरहाल ये एक नया पता था, इसलिए इंस्पेक्टर आरफ मुड़ा और उसने ये कागज़ फ्याज को दिखाया। ठीक है, इसे भी चेक कर लें। ये बैनुल अक़वामी मुजरम इसी तरह बहुत सी कोठियाँ ले लेते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उसे बदलते रहते हैं, फ्याज ने कहा। और थोड़ी देर बाद उसकी कार गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर आरफ चूँकि अलहदा जीप में यहाँ आया था, इसलिए वो अपनी जीप में उसके पीछे था। गुलिस्तान कॉलोनी पहुंचकर आरफ ने अपनी जीप आगे करके फ्याज को रुकने का इशारा किया और फ्याज ने जीप रोक ली। सर, आप यहीं चौक पर रहें, आप यूनिफॉर्म में हैं। अगर मुजरमों ने चेक कर लिया तो वो फरार हो जाएंगे। मैं सादा लिबास में हूँ, मैं इस कोठी की सूरत हाल चेक करके आता हूँ, आरफ ने कहा और अपनी जीप एक साइड पर रोकी और फिर जीप से उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद दौड़ता हुआ वापस आया। सर, रिचर्ड अंदर मौजूद है, उसके साथ 4 और आदमी भी हैं और वो सब फाइल को मुल्क से निकालने के बारे में बातें कर रहे हैं। वो कार भी मौजूद है, मैंने अंदर जाकर चेकिंग की है, आरफ ने तेज तेज और मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ओह, वेरी गुड इंस्पेक्टर आरफ, तुमने वाकई बेहतरीन कारकर्दगी दिखलाई है। फौरन जीप पर हेडक्वार्टर जाओ और वहाँ से मुसल्ला दस्ता ले आओ ताकि इन पर रेड किया जा सके, फ्याज ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। सर, मैंने एक और तजवीज़ सोची है। आदमियों के कॉल करने और रेड करने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल क्यों ना फायर कर दिया जाए, इससे ये सब बेहोश हो जाएंगे और हम आसानी से इन्हें कवर कर लेंगे। ऐसा ना हो कि ये फिर निकल जाएं और फिर इनकी तलाश मुश्किल हो जाएगी, इंस्पेक्टर आरफ ने कहा। मगर बेहोशी वाला बम क्या यहाँ दुकान पर फ़रोख्त होता है अहमक आदमी? फिर भी तो हेडक्वार्टर जाना होगा, फ्याज ने गुस्से लहजे में कहा। सर, मैंने अपनी जीप में इस किस्म का बहुत सा सामान इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, मैं ले लेता हूँ, इंस्पेक्टर आरफ ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से एक साइड पर खड़ी अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। उसने जीप की पिछली सीट उठाई और उसके नीचे बने हुए संदूक नुमा खाने से उसने एक लंबा मगर चपटी नाल का पिस्तौल उठाकर सीट वापस रख दी। पिस्तौल उसने जेब में डाल लिया। आइए सर, इंस्पेक्टर आरफ ने कहा और वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद आरफ ने एक छोटी सी कोठी की तरफ इशारा किया और फ्याज ने सर हिला दिया। आरफ ने कोठी की साइड गली में दाखिल होकर जेब से वही चपटा और लंबी नाल वाला पिस्तौल निकाला। फिर उसने हाथ उठाकर नाल का रुख असल इमारत के बरामदे की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। ठक की तेज़ आवाज़ के साथ ही पिस्तौल की नाल से एक छोटा सा कैप्सूल निकलकर हवा में उड़ता हुआ कोठी के अंदर जा गिरा। आइए सर, अब अकबी तरफ से अंदर दाखिल हों, मैंने अकबी दरवाज़ा अंदर से खोल दिया था, इंस्पेक्टर आरफ ने कहा और वो दोनों गली में से होते हुए अकबी तरफ पहुंच गए। यहाँ एक दरवाज़ा मौजूद था। इंस्पेक्टर आरफ ने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। वो बेहोशी की गैस कहीं हम पर असर ना करे, फ्याज ने परेशान होकर कहा। नहीं सर, वो जिस कदर जूद असर है उसी कदर जल्दी उसका असर ख़त्म हो जाता है, इंस्पेक्टर आरफ ने फ्याज को तसल्ली देते हुए कहा और वो दोनों चलते हुए इमारत की अंदरूनी साइड गली से होकर फ्रंट वाले हिस्से में पहुँच गए। वहाँ 2 कारें खड़ी थीं। फिर भी हमें कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम भी बेहोश हो जाएं, फ्याज ने कहा और बरामदे के करीब रुक गया। मजबूरन आरफ को भी रुकना पड़ा। 5 मिनट बाद फ्याज आगे बढ़ा और फिर राहदारी से गुजरकर वो जब एक कमरे के खुले दरवाजे पर पहुंचे तो फ्याज खुशी से उछल पड़ा क्योंकि कमरे में 5 अफराद सोफ़ों पर लुढ़के हुए थे, जिनमें से एक रिचर्ड भी था। इंस्पेक्टर आरफ बिजली की सी तेज़ी से सोफे पर पड़े हुए बेहोश रिचर्ड की तरफ बढ़ा और उसके लिबास की तलाशी लेने शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद जब उसका हाथ वापस आया तो उसके हाथ में एक तहशुदा फाइल मौजूद थी। फ्याज फाइल देखते ही बिजली किसी तेजी से झपटा और उसने इंस्पेक्टर आरफ के हाथ से फाइल झपट ली। यही है, बिल्कुल यही है, ओह खुदाया तेरा शुक्र है, फाइल वापस मिल गई, फ्याज ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा और इंस्पेक्टर आरफ का चेहरा भी मुसर्रत से खिल उठा क्योंकि जाहिर है फाइल मिल जाने के बाद उसकी तरक्की का चांस बन गया था। आखिर मैं कामयाब हो गया, फाइल मिल ही गई। अब इस इमरान को पता चलेगा कि फ्याज किसी से कम नहीं है, ख्वामखा रौब जमाता रहता था, फ्याज ने कहका लगाते हुए इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। बॉस, मेरी तरक्की याद रखना, आरफ ने कहा। याद क्या रखनी है, समझो तुम्हें तरक्की मिल गई, फ्याज ने उसी तरह मुसर्रत भरे लहजे में कहा। खबरदार, दोनों हाथ उठा दो। उसी लम्हे दरवाजे की तरफ से कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों बेक वक्त तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़े। दरवाजे पर एक अजनबी आदमी हाथ में रिवाल्वर लिए खड़ा था और जाहिर है रिवाल्वर का रुख इनकी तरफ ही था।
फिर इससे पहले कि वो कोई बात करते, इस अजनबी ने ट्रैगर दबा दिया और कमरा रिवॉल्वर के धमाकों और इन दोनों के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। टाइगर के जाने के बाद वो इस टेलीफोन वाले कमरे में आकर बैठ गया था, क्योंकि उससे फाइल की बरामदगी की इत्तला का बेचैनी से इंतजार था। फाइल बेहद अहम थी, इसलिए इमरान चाहता था कि जल्द अज जल्द फाइल तलाश करके उसे सर सुल्तान के हवाले करके इस बोझ से निजात हासिल कर ले, क्योंकि ये केस वाकई ज़हनी तौर पर उसके लिए बोझ बना हुआ था। यस, इमरान स्पीकिंग। इमरान ने रिसीवर उठाते ही संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि फ़ोन टाइगर की तरफ से होगा। X2 कॉलिंग। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा तो इमरान चूक पड़ा। हाँ ब्लैक ज़ीरो, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। अब चूंकि टाइगर यहाँ मौजूद ना था, इसलिए उसने ब्लैक ज़ीरो का नाम ले लिया था। इमरान साहब, मदाम पार्कर और उसके 3 साथी गिरफ्तार हो गए हैं। बाकियों की तलाश जारी है, मगर वो रिचर्ड और उसके साथी कहीं नहीं मिल रहे। वो दोनों कोठियाँ भी खाली पड़ी हुई हैं। ब्लैक ज़ीरो ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। उन्हें तलाश करवाओ, और वो यकीनन एवंस को तलाश करते फिर रहे होंगे। इमरान ने कहा, सारी टीम उनकी तलाश में मसरूफ़ है। मैंने सोचा कि शायद इन दोनों कोठियों के अलावा इनका कोई क्लू आपके पास हो तो मालूम कर लूँ, इसलिए फ़ोन किया था। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। नहीं, इन कोठियों का पता भी सुपरिटेंडेंट फ्याज से मिला था। इमरान ने जवाब दिया। ओके, आप अभी यहीं रहेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, मैं इस फाइल के इंतज़ार में हूँ। टाइगर उसे हासिल करने गया हुआ है। फाइल मिलने के बाद दानिश मंजिल आऊँगा, इमरान ने जवाब दिया, और ब्लैक ज़ीरो ने एक बार फिर ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान ने भी हाथ बढ़ाकर रिसीवर रखा ही था कि उसकी कलाई पर ज़रबें लगने लगीं। उसने चुंक कर घड़ी का विंड बटन मखसूस अंदाज में खींचा तो 4 का हिंसा तेज़ी से जलने बुझने लगा। दूसरे लम्हे घड़ी से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान अटेंडिंग, ओवर। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। बॉस, यहाँ फाइल होटल बरगंजा से नहीं मिली। मैं जब वहाँ पहुँचा तो इंटेलिजेंस के आदमी इंस्पेक्टर आरफ की सरकर्दगी में इस तहखाने को उधेड़ने में मसरूफ़ थे, लेकिन फ़ाइल उन्हें भी नहीं मिली। इंस्पेक्टर आरफ यहाँ इधर उधर भी पूछगछ करता रहा। उसने यहाँ के एक मुलाजम फ़्लिप से भी पूछगछ की, और फिर पता चला कि फ़्लिप ने मुझे बताया है कि इंस्पेक्टर आरफ को उसने बताया है कि उसने एक गैर मुल्की जिसका नाम रिचर्ड था रकम लेकर एक खुफिया रास्ते से तहखाने में पहुँचाया था। ये वो वक्त था जब हम अभी वहाँ ना पहुँचे थे। मेरा ख्याल है कि हमारे पहुँचने से पहले वो फाइल लेकर निकल गया होगा। उसका हुलिया भी बताया है जो फ्याज ने बताया था। मैंने इस पॉइंट पर इन दोनों कोठियों को भी चेक किया है जिनके मुतालिक सुपरिटेंडेंट फ्याज ने बताया था, लेकिन दोनों कोठियाँ खाली पड़ी थीं। वहाँ से चेकिंग के बाद मैं दोबारा होटल बरगंजा जा रहा था ताकि वहाँ से इस रिचर्ड के बारे में मज़ीद इंक्वायरी करूँ। मैंने सुपरिटेंडेंट फ्याज और इंस्पेक्टर आरफ को किंग्स कॉलोनी की कोठी के गेट से बाहर निकलते हुए देखा। क्योंकि शॉर्टकट की वजह से मैं किंग्स कॉलोनी से ही गुजर रहा था, मैं इनको इस कोठी से निकलते देखकर चूका। फिर आगे जाकर मैंने कार वापस मोड़ी तो वो दोनों अलग-अलग जीपों में बैठकर जा रहे थे। मैंने उनका ताक़ुब किया तो वो किंग्स कॉलोनी से मुल्हका गुलिस्तान कॉलोनी में पहुंचकर चौक के करीब रुक गए। फिर इंस्पेक्टर आरफ अपनी जेब से उतरकर अकेला एक कोठी नंबर 3 की तरफ गया। मैंने दूसरी साइड से उसे चेक किया तो वो इस कोठी की अगली दीवार क्रॉस करके अंदर गया है, अभी तक बाहर नहीं निकला। जबकि सुपरिटेंडेंट फ्याज चौक पर अपनी जीप में बड़ा मुस्तरब और बेचैन बैठा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने सोचा कि आपको कॉल करके मज़ीद हदायत ले लूँ। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों किसी ख़ास क्लू पर काम कर रहे हैं। ओवर, टाइगर ने तेज़ लहजे में रिपोर्ट देते हुए कहा। ओह, यकीनन ये इंस्पेक्टर आरफ किसी ख़ास क्लू पर काम कर रहा है। वो बेहद तेज़ और ज़हीन आदमी है। तुम उन्हें चेक करो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, और विंड बटन प्रेस करके वो उठा और फिर जोसेफ और जोआना को कॉर्डलेस का ख्याल रखने का कहकर वो कार लेकर राना हाउस से निकला और उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगी। गुलिस्तान कॉलोनी राना हाउस से काफ़ी करीब थी, इसलिए चंद ही मिनट में इमरान गुलिस्तान कॉलोनी पहुँच गया। उसे फ्याज की खाली जीप एक साइड पर खड़ी नजर आ गई। उससे ज़रा आगे एक और सरकारी जीप भी मौजूद थी। इमरान ने कार एक साइड पर रोकी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। कोठी नंबर 3 कुछ ही फासले पर थी। उसका फाटक बंद था। वो साइड गली से होता हुआ जैसे ही एक भी तरफ पहुंचा, एक बड़े से ड्रम के पीछे से टाइगर बाहर आ गया। टाइगर ने चेहरे पर मखसूस मास्क मेकअप कर रखा था। शायद फ्याज की नज़रों से बचने के लिए उसने ऐसा किया था। बॉस, सुपरिटेंडेंट फ्याज और आरफ अभी एक भी तरफ से अंदर गए हैं।
इससे पहले आरफ ने अंदर 0x पिस्टल से फायर भी किया था। टाइगर ने तेज लहजे में कहा, ओह, इसका मतलब है कि अंदर ज़्यादा अफराद मौजूद थे, इसलिए उसने बेहोश कर देने वाली गैस का फायर किया। आओ मेरे साथ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और तेज़ी से अगबी दीवार में खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गया। टाइगर उसके साथ था। इमरान ने अंदरूनी साइड गली से फ्रंट की तरफ जाते हुए अपनी जेब से मास्क निकाला और उसे अपने चेहरे पर चढ़ाकर मखसूस अंदाज में थपथपाया तो उसका चेहरा यकसर बदल गया। हा हा हा, आखिर मैं कामयाब हो गया, फाइल मिल ही गई। उनके बरामदे में पहुंचते ही राहदारी से सुपरफ्याज की इंतहाई मुसर्रत भरी आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बॉस, मेरी तरक्की याद रखना। इंस्पेक्टर आरिफ की बेतकल्लफाना आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए राहदारी में से आगे बढ़े। साथ ही कमरे का दरवाज़ा जो पूरी तरह खुला हुआ था और आवाज़ें उसी कमरे से आ रही थीं। इमरान ने टाइगर को वहीं रुकने का इशारा किया और फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा सुर्ख रंग का कैप्सूल निकाला और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लिए वो उछल कर आगे बढ़ा और दरवाजे में दाखिल हो गया। खबरदार, दोनों हाथ उठा दो, इमरान ने आवाज़ बदल कर इंतहाई कड़कदार लहजे में कहा। इंस्पेक्टर आरिफ का हाथ तेज़ी से जेब की तरफ बढ़ा ही था कि इमरान ने ट्रैगर दबा दिया। यके बाद दीकरे 2 जोरदार धमाकों से कमरा गूंज उठा और उसके साथ ही फयाज और आरफ दोनों के हलक से बेख्तियार चीखें निकल गईं, क्योंकि गोलियां इन दोनों के बिल्कुल करीब से गुजरी थीं और वो दोनों ही बौखलाए हुए अंदाज में चीखते हुए पुश्त के बल सोफे पर जा गिरे, जिस पर पहले ही रिचर्ड और उसके साथी बेहोश पड़े हुए थे। फिर इससे पहले कि वो उठते, इमरान ने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ कैप्सूल पूरी कुव्वत से फर्श पर मार दिया और ख़ुद सांस रोक लिया। फयाज और आरफ नीचे गिरकर तेज़ी से उठने ही लगे थे कि एक बार फिर चकरा कर गिरे और फिर बेहिस्सो हरकत हो गए। कैप्सूल में मौजूद बेहोश कर देने वाली इंतहाई ज़ोर असर गैस ने एक लम्हे में उन पर असर डाल दिया था। इमरान ने उस वक़्त तक सांस रोके रखा जब तक उसके ख्याल के मुताबिक गैस का असर ख़त्म नहीं हुआ। फाइल फयाज के हाथ में अभी तक दबी हुई थी। चीख कर गिरने के बावजूद उसने फाइल को हाथ से न छोड़ा था। इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसने फाइल उसके हाथ से निकाली और उसे एक नज़र देकर उसने उसे तह करके अपनी कोट की जेब में डाला और फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर, ये चाबी लो और बाहर जाकर मेरी कार अंदर ले आओ। रिचर्ड और उसके साथियों को भी साथ ले जाऊंगा। अलबत्ता फयाज और आरफ यहीं रहेंगे। उन्हें 1 घंटे बाद खुद ही होश आ जाएगा। फिर ये इस अजनबी को तलाश करते फिरेंगे जो ऐन मौके पर उससे फाइल ले गया था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से चाबी निकालकर टाइगर की तरफ बढ़ा दी। वैसे बॉस, इस बार फयाज साहब ने वाकई काम दिखाया है और हमसे पहले फाइल तक पहुंच गए हैं, टाइगर ने चाबी लेते हुए कहा और इमरान हंस पड़ा। हाँ, वाकई अगर तुम इत्तेफाक से उन्हें चेक ना कर लेते और तुम्हें उन पर शक ना पड़ता तो इस बार फयाज मुझे हाथ दिखा गया था और उसने सारी उम्र मुझे ताने दे देकर जलील करते रहना था। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और टाइगर सर हिलाता हुआ पोर्च की तरफ बढ़ गया।